नमस्कार। गुड इवनिंग मेरे सभी प्यारे दोस्तों को। गुड इवनिंग सभी को। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी क्लास। और आज हम लोग बात करने वाले हैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बात करेंगे। और अब तक जो है हमने मुख्य सचिव और सचिवालय, इसकी स्थापना कब होती है राजस्थान में, उसके बारे में हमने कंप्लीट बात कर ली है। और अब हम लोग जो हैं बात करेंगे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की, जिला कलेक्टर के बारे में बात करेंगे। तो चलिए जुड़ जाइए सभी फटाफट, फिर शुरू करते हैं हमारी क्लास आज की। गुड इवनिंग सभी को, सभी मेरे प्यारे दोस्तों को गुड इवनिंग। तो अब तक जो है हमने यहां तक पढ़ लिया है और इस पूरे प्रशासनिक ढांचे के बारे में हमने बात कर ली है। और ये सारा प्रशासनिक ढांचा जो है हमने आपको पूरा बताया था कि यहां पर जो है इस पूरी व्यवस्था के अंदर क्या होता है कि स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन में ये जो स्तर है ये कौन सा है, सचिवालय का स्तर है, सबसे शीर्ष स्तर है। ठीक है। उसके बाद में आता है डिवीजन एडमिनिस्ट्रेशन, संभागीय आयुक्त का पद होता है। और उसके बाद में आता है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, जिसमें जिला कलेक्टर जो है यहाँ पर मौजूद होते हैं। तो आज हम लोग इसके बारे में बात करने वाले हैं कि जिलाधीश जो है इसकी क्या शक्तियां होती है, क्या क्या कार्य होते हैं, ये कंप्लीटली हम लोग बात करने वाले हैं। नोट्स आपको मिल जाएंगे, जैसे ही क्लास पूरी होगी आपको नोट्स मिल जाएंगे। तो यहां तक हमने कंप्लीट कर दिया, इससे हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली बात कि डिस्ट्रिक्ट जो कलेक्टर है ये नाम कैसे पड़ा है। देखो, कलेक्टर का नाम कलेक्ट करने से पड़ा है। ठीक है, राजस्व इकट्ठा करने का काम। यहां पर जिलाधीश और कलेक्टर जो है जिले में एक प्रकार से राज्य सरकार का सर्वोच्च अधिकार संपन्न लोक सेवक होता है। मतलब जिला स्तर पे प्रथम लोक सेवक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होता है। ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं ब्रिटिश शासन के दौरान जो है कलेक्टर का जो पद था वो किस लिए बना हुआ था, राजस्व इकट्ठा करने के लिए बनाया गया था। ठीक है। अब उस टाइम सबसे पहले इसका काम क्या था, कलेक्ट करना, मतलब इकट्ठा करना। तो सबसे पहले जो नाम आया वो राजस्व इकट्ठे करने के लिए काम था। जो फर्स्ट ऑफ ऑल जो काम था राजस्व इकट्ठा करना। भाई अंग्रेज जब भारत में आए तो अंग्रेज किस लिए आए थे, राजस्व के लिए आए थे, पैसा इकट्ठा करने के लिए आए थे। यहाँ से यहाँ का प्रोडक्शन जो उठा उठा के कहाँ लेके जाना है, बाहर लेके जाना है। तो सबसे पहले राजस्व इकट्ठा करने का काम था। भाई और क्या करवाना था इन्होंने कलेक्टरों से, शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए तो ये खुद ही थे शांति व्यवस्था के लिए। तो यहाँ पर जो है सबसे पहला जो इनका काम था वो राजस्व इकट्ठा करना, व्यापार करने के लिए आए थे। सबसे पहला इनका मकसद व्यापार था। उसके बाद में जो है इन्होंने क्या कर दिया, इनको कुछ शांति और न्याय व्यवस्था से जुड़े हुए काम भी सौंप दिए। मतलब कालांतर में इन्होंने शांति व न्याय व्यवस्था के काम भी सौंप दिए। शांति व न्याय व्यवस्था जो है इससे जुड़े हुए इन्होंने इनको काम सौंपे। ठीक है। अब शांति और न्याय व्यवस्था के काम सौंपे, धीरे धीरे ये पावर जो है वो बढ़ गई। ठीक है। कुल मिलाकर जो है यहां पर अगर हम सबसे पहले बात करें तो वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा इस पद का सृजन किया गया सबसे पहले 1772 में। तो सबसे पहला पॉइंट आपने लिखना है। हाँ जी, गुड इवनिंग सभी को, सभी मेरे प्यारे दोस्तों को गुड इवनिंग। अभी बस शुरू ही किया है मैंने, अभी स्लाइड ज़्यादा कुछ लिखा नहीं है, अभी हमने यहीं से ही शुरू किया है। ये पहली ही स्लाइड है। तो कोई नया बच्चा है तो टेंशन मत लेना, उधर कमेंट सेक्शन में हूं मैं आपके साथ में। ठीक है। वॉरेन हेस्टिंग्स, वॉरेन हेस्टिंग्स जो है इनका लिखो भी, वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा 1772 में इस पद का सृजन किया गया। ठीक है। 1772 में जिला कलेक्टर पद बनाया गया, जिला कलेक्टर पद बनाया गया। ठीक है। जिला कलेक्टर पद बना दिया, जिला कलेक्टर पद का निर्माण हो गया। अब पद का हो गया निर्माण, लेकिन 1773 में इसको कर दिया वापस खत्म। ठीक है। निर्माण हुआ और 1773 में वापस इसे समाप्त कर दिया गया। फिर 1781 में फिर बन गया ये।
1773 में समाप्त। बनाया और समाप्त कर दिया मतलब इसका कोई इनको हो सकता है कि कोई योग्य प्रश्न नहीं मिला या कुछ इनको इस पद में कुछ खास नहीं लगा तो इस पद को यहाँ पर खत्म कर दिया, या हो सकता है भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ मामला हो, क्योंकि अंग्रेजों के टाइम में भ्रष्टाचार भी तो बहुत होता था। ईस्ट इंडिया के कर्मचारी खुद ही बहुत बड़े भ्रष्टाचार करते थे इस टाइम, तो खुद व्यापार करते थे, पर्सनल लेवल पे भी व्यापार करते थे, तो खुद का फायदा भी बहुत देखते थे। हालांकि भारत में पैसा इतना था कि इन चीज़ों का पता ही नहीं चलता था, क्योंकि गरीब आदमी का सारा माल किसके पास जाता, जमींदार, और जमींदार से अंग्रेजों के पास में। समाप्त कर दिया और 1781 में पुनः शुरू कर दिया, 1781 में पुनः सर्जित कर दिया, पुनः बना दिया गया। अब यहां पर हाँ बिल्कुल बताऊंगा भाई, अभी रुक जाओ थोड़ा सा, हम आते हैं मेन पॉइंट पे आते हैं। एक एक चीज है वो बारीकी से होगी, धीरे धीरे सब कुछ हो जाएगा आपका। उसके बाद में जो डिस्ट्रिक्ट जो शब्द आता है, ये तो हो गया कलेक्टर, कलेक्ट करने वाला। अब जो डिस्ट्रिक्ट जो शब्द है उसका प्रयोग ईस्ट इंडिया कंपनी ने किया था 1776 में कलकत्ता जिले के दीवान के लिए। डिस्ट्रिक्ट जो शब्द आता है कलकत्ता जिले के दीवान के संदर्भ में इसका प्रयोग होता है। दीवान का मतलब एक प्रकार से वो मतलब प्रधानमंत्री के टाइप होता था। अब इन्होंने क्या है कि शेर तो थे वहां पर शासन करने वाले, लेकिन इनको क्या बना दिया अंग्रेजों ने, सर्कस के शेर बना दिया। तो डिस्ट्रिक्ट शब्द का जो प्रयोग है, डिस्ट्रिक्ट शब्द का प्रयोग अगर भारत के सारे राजा महाराजा इकट्ठे हो जाते तो अंग्रेजों को 1 घंटे के अंदर ही छोड़ना पड़ता भारत। ठीक है, तो राजा महाराजाओं को आपस में फूट डालो राज किया इन्होंने। शब्द का प्रयोग प्रथम बार ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा, ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा, ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भाई इसका नाम ईस्ट क्यों था, क्योंकि भारत पूर्व में था, अंग्रेज पूर्व में आए थे। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा कलकत्ता जिले के दीवान के संदर्भ में किया गया, कलकत्ता जिले के दीवान के संदर्भ में। ये तो हो गया यहां पर संदर्भ में। अभी सारी चीजें आ जाएगी, धीरे धीरे सब कुछ आ जाएगा, टेंशन नहीं लेना है किसी भी बच्चे को, सब कुछ धीरे धीरे सब कुछ मिलेगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम लोग आगे, अगले मुद्दे पे आते हैं। नेक्स्ट अगला पॉइंट जो है उस पे आते हैं हम लोग। अब क्या करते हैं कि 1786 में इसको क्या बना दिया, एक राजस्व इकट्ठा करने का बना दिया। ठीक है, और बहुत सारे अधिकार दे दिए। तो स्टेप बाय स्टेप करेंगे हम। 1776 में क्या किया गया, 1786 में, सॉरी 76 में नहीं, 1786 की बात करें, 76 में तो पद ही नहीं था, खत्म हो गया था ये पद। 1786 में जिले को क्या कर दिया, जिले को बना दिया राजस्व इकट्ठा करने की इकाई। जिले को राजस्व एकत्र करने की इकाई बना दिया गया, एकत्र करने की इकाई बना दिया गया, करने की इकाई बनाया गया। ठीक है, इकाई बनाया गया, ये नोट कर लेना भी जो मैं बोल रहा हूं, हो सकता है मेरे पीछे छुप जाए ये नाम। करने की इकाई बनाया गया, बना दिया। और फिर क्या किया, कलेक्टर को कई अधिकार भी दे दिए। अब कलेक्टर को कई अधिकार भी दे दिए, कलेक्टर को अधिकार दिए गए। दिए गए अधिकार दे दिए। अब बढ़ते हैं आगे। अब उसमें क्या किया, 1787 में फिर जो है कुछ आपराधिक प्रवृत्तियों पर नियंत्रण के लिए दंड नायक की पावर भी दे दी। मतलब धीरे धीरे कलेक्टर की शक्तियां क्या हो गई, बढ़नी शुरू हो गई। 1787 में क्या कर दिया, आपराधिक प्रवृत्तियों पर नियंत्रण के लिए 1787 में आपराधिक गतिविधियों पर नियंत्रण के लिए, अपराध पर नियंत्रण हेतु दंड नायक की पावर दी, दंड नायक की
पावर दी गई, दंड नायक की शक्तियां भी दे दी। ठीक है, मतलब अब एक प्रकार से क्या बन गया, जुडिशियल बन गया, ये शक्ति भी दी गई। अब इनको जुडिशियल पावर दी, लेकिन आजादी के बाद में क्या हुआ, आजादी के बाद में ये हुआ, स्वतंत्रता के बाद में कि जुडिशियल पावर को कर दिया कम। स्वतंत्रता के बाद, नोट हो गया सबका, देख लो भाई, अगर किसी का नोट नहीं हुआ है तो देख लो किसी बच्चे का रह गया है तो। समझ में आ रही है ना बात सबको, किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए मेरे प्यारे हमदम को। हाँ हाँ, अच्छा, ठीक ठीक ठीक, रोल्फ शेल्डन है ना, रोल्फ शेल्डन रह गया हमारा प्रथम, 1786 में रोल्फ शेल्डन को प्रथम जिला कलेक्टर, रोल्फ शेल्डन यहां लिख लो, प्रथम जिला कलेक्टर। रोल्फ शेल्डन, इनकी मुझे इनकी कोई फोटो वगैरह नहीं मिली ना, इनके बारे में कोई ज्यादा जानकारी मिली मुझे, नेट पे मैंने काफी देखा था, रोल्फ शेल्डन को बनाया गया। ठीक है, अब दंड नायक की शक्तियां दे दी, अब हो गया देश आजाद। तो स्वतंत्रता के बाद में क्या किया, स्वतंत्रता के बाद, अब देखो स्वतंत्रता के बाद जो है यह किया गया कि न्यायिक शक्तियां कम कर दी गई, मतलब इसकी क्या कर दी गई, न्यायिक शक्तियां कम कर दी गई, जिला कलेक्टर की न्यायिक शक्तियां कम कर दी गई। क्यों कर दी गई, उसका रीजन है, जिला कलेक्टर की न्यायिक शक्तियों को कम कर दिया गया, न्यायिक शक्तियों को कम कर दिया गया। ठीक है, कम कर दिया गया, क्यों कर दिया, उसका रीजन था, क्योंकि देश में क्या बन गई, इंडिपेंडेंट जुडिशरी बन गई भाई हमारे देश में क्या बन गई, क्योंकि कारण जो है इसका क्या है, क्योंकि देश में न्यायपालिका का निर्माण हो गया। ठीक है, क्योंकि देश में स्वतंत्र न्यायपालिका, देश में स्वतंत्र न्यायपालिका बन गई। अब देश में जब स्वतंत्र न्यायपालिका का निर्माण हो गया तो अब जरूरत नहीं है इनकी। ठीक है, हाँ, स्वतंत्र न्यायिक व्यवस्था। हाँ, सभी के कमेंट पढ़ रहा हूं भी मैं, सबके कमेंट देख रहा हूं नीचे, सब बच्चों के कमेंट पढ़ रहा हूं मैं, जितने भी बच्चे हैं मुझे सब पता लग रहा है कौन बच्चा क्या कमेंट कर रहा है। ये मत समझना कि प्रीमियर चल रहा है तो पता नहीं है, बिल्कुल हमें सब पता चल रहा है, उधर ही हूं मैं आपके साथ में आपके सारे कमेंट देख रहा हूं, क्योंकि देश में, हाँ, ज़्यादा बातें नहीं करनी है कमेंट में सेक्शन में भी आपके साथ में हूँ तो बातें नहीं करनी है आपने, क्योंकि देश में स्वतंत्र न्यायिक व्यवस्था आ गई। और इसका रेफरेंस जो है एक आर्टिकल देता है, इस बात को साबित करता है अनुच्छेद 50। अनुच्छेद 50 क्या कहता है, कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण। ये कथन और कारण में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, कार्यपालिका व न्यायपालिका का पृथक्करण, कार्यपालिका व न्यायपालिका पृथक्करण, मतलब जो एग्जीक्यूटिव संस्था है वो एग्जीक्यूटिव काम करेगी और जो न्यायपालिका है वो न्यायपालिका का काम करेगी। पावर ऑफ सेपरेशन, मतलब दोनों अपने अपने क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार से भूमिका निभाएंगे। ठीक है, पृथक्करण। अब पृथक्करण देख लेना भाई, थोड़ा सा इसमें कुछ थे थू हो रहा है तो एक्स्ट्रा लगा देना। हो गया यहां तक। अब इसको जिला कलेक्टर को क्या बोलते हैं, जिला दंडनायक भी बोलते हैं, जिलाधीश भी बोलते हैं, दोनों ही बातें आती हैं। ठीक है, तो नाम में क्या क्या बोल सकते हो आप, जिला कलेक्टर को क्या क्या बोल सकते हैं, जिला कलेक्टर को जिला दंडनायक, क्योंकि अभी भी कुछ पावर होती है, जिला दंडनायक, जिलाधीश, अभी भी पावर होती है लेकिन इतनी ज्यादा नहीं होती। ठीक है, जिलाधीश।
क्लियर होगी बात, समझ में आ गई। अब अगर पूछा जाए तो इस वर्तमान जो स्वरूप जो बना हुआ है इसका विकास ब्रिटिश शासन काल में ही हुआ था। ठीक है, ये कथन कारण में कभी भी पूछे तो बता देना कि वर्तमान जिला स्वरूप, वर्तमान जिला स्वरूप का विकास, वर्तमान जिला स्वरूप का विकास ब्रिटिश शासन काल में ही हुआ था, का विकास ब्रिटिश शासन काल में ही हुआ था। मतलब सेकेंड वर्ल्ड वार नहीं होता ना तो पूरी विश्व व्यवस्था में परिवर्तन नहीं आता। का विकास ब्रिटिश शासन व्यवस्था के समय हुआ। हो गया। हाँ, समझ में आ गया ना सबको यहां तक। अब आ जाओ संविधान में प्रावधान। अब संविधान क्या कहता है वो सुनो ध्यान से। संविधान में बड़ी अच्छी अच्छी बातें लिखी हुई है। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम लोग आगे। यहां तक नोट हो गया सबका। अब आता है प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन एंड अपॉइंटमेंट। संविधान में कहां पर इस शब्द का प्रयोग हुआ है? जिला न्यायाधीश। तो जिला न्यायाधीश शब्द का प्रयोग हुआ है अनुच्छेद 233 में। अनुच्छेद 233 में जिला न्यायाधीश शब्द का प्रयोग किया गया है। जिला न्यायाधीश शब्द का प्रयोग किया गया है। प्रयोग किया गया है। एक तो संविधान में किया गया है। ठीक है, क्लियर होगी बात। अब जिला न्यायाधीश में जो है देखो, एक होता है एक आरजेएस बनता है, राजस्थान जुडिशियल सर्विस। राजस्थान जुडिशियल सर्विस से जो भी जाएगा वो बनेगा आपराधिक मामलों की सुनवाई करेगा। जिला कलेक्टर के पास जो पावर है उसमें वो आपराधिक मामलों की सुनवाई करके अदालती न्यायाधीश के रूप में काम नहीं करेगा। ठीक है, तो ये जिला न्यायाधीश जो है वो थोड़ा सा क्या है, अलग है। समझ रहे हो बात को? मतलब आपराधिक मामलों की सुनवाई करना एक अलग अधिकार क्षेत्र में आता है। मतलब आपराधिक मामलों की सुनवाई वही व्यक्ति करता है जिसने कानून की पढ़ाई कर रखी हो और उस क्षेत्र से आया हो वो व्यक्ति। ठीक है, तो ये शब्द की बात जो है, जिला न्यायाधीश जो है उसकी स्थापना, उसके बारे में आर्टिकल 233 में इसका प्रयोग हुआ है। ठीक है, और इसमें यह भी कहा गया है कि उच्च न्यायालय से परामर्श करके राज्यपाल के द्वारा नियुक्ति की जाएगी। ठीक है, उच्च न्यायालय से परामर्श के तत्पश्चात, उच्च न्यायालय के परामर्श के बाद में नियुक्ति करेगा राज्यपाल। उच्च न्यायालय के परामर्श के बाद में राज्यपाल उच्च न्यायालय के, ये मैं आपको जिला न्यायाधीश उसके बारे में बता रहा हूं। ठीक है, राज्यपाल उच्च न्यायालय से परामर्श के बाद, वो जिलाधीश है, ये जिला न्यायाधीश है। ठीक है, जिला न्यायाधीश है डीएम, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बोल दिया उसको, और मजिस्ट्रेट बोल दिया, जज बोल दिया, थोड़ा सा डिफरेंस होता है इनमें। ठीक है ना, मतलब जो कलेक्टर है यहां पर वो कलेक्टर वाली बात जो है प्योरली वो नहीं हो रही है। ठीक है, राज्यपाल उच्च न्यायालय से परामर्श के बाद में नियुक्ति करेगा। परामर्श के बाद नियुक्ति, क्योंकि जो कलेक्टर आता है वो एलएलबी किया हुआ नहीं। कलेक्टर बनने के लिए योग्यता क्या है? ग्रेजुएशन होना चाहिए। ग्रेजुएशन होना चाहिए। जैसे एसडीएम है, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट जो है वो किसकी सुनवाई करेगा? राजस्व से जुड़े हुए मामलों की सुनवाई करेगा। क्योंकि ये पद कहां से आ रहा है? राज्य की अखिल जो प्रशासनिक सेवा उसमें आ रहा है ये पद। आरएस में जो भर्ती होती है उसमें, उसके थ्रू ये पद आ रहा है। तो आरएस में आपको बनने के लिए क्या चाहिए? ग्रेजुएशन चाहिए, एलएलबी थोड़ी ना चाहिए। अगर आपको आरजेएस बनना है, राजस्थान जुडिशियल सर्विस में जाना है, तो फिर आपको एलएलबी चाहिए, वहां पे उसकी योग्यता। तो कानून की पढ़ाई जरूरी होती है आपराधिक मामलों के लिए। तो ये थोड़ा सा इसमें फर्क होता है। अब करते हैं हम जिला कलेक्टर की नियुक्ति। ठीक है, जिला कलेक्टर की नियुक्ति के बारे में बात करते हैं। चलो यहीं लिखते हैं, यहीं लिख रहा हूं मैं, हेडिंग डाल रहा हूं, जिला कलेक्टर की नियुक्ति। जिला कलेक्टर की नियुक्ति।
क्योंकि उसके पास जुडिशियल पावर होती है ना, इसलिए हम उसको डीएम बोलते हैं। ठीक है, नियुक्ति, जिला कलेक्टर की नियुक्ति कैसे होती है देखिए। अब जिला कलेक्टर की नियुक्ति जो होगी, जिला कलेक्टर के पद पर नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जाती है। नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा, नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जाती है। राज्य सरकार द्वारा और इस पद पे आएगा कौन? भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी। ठीक है, आएगा कौन? भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी, भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी। आंखों में दर्द होने लग जाता है अभी। ठीक है, और सामान्यतः जो है भारतीय प्रशासनिक सेवा में जो व्यक्ति 5 से 7 साल का अनुभव होता है उस व्यक्ति को क्या बना दिया जाता है? यहां पर बना दिया जाता है। ठीक है, मतलब 5 से 7 सेवा का, 5 से 7 साल की सेवा का जिस भी व्यक्ति को अनुभव होता है वो व्यक्ति यहां पर बनता है। ठीक है, क्लियर होगी बात है? मतलब मिनिमम 5 वर्ष का अनुभव होता है, कई बार 2 साल में बना दिया जाता है। अब वो उसमें कुछ राजनीतिक मामले भी होते हैं। ठीक है, और राजस्थान की प्रशासनिक सेवा के पदोन्नति, राजस्थान प्रशासनिक सेवा जो है वहां से भी राजस्थान प्रशासनिक सेवा, प्रशासनिक सेवा से पदोन्नत होकर प्रशासनिक सेवा का अधिकारी बनकर, प्रशासनिक, भारतीय प्रशासनिक सेवा। ठीक है, भारतीय मतलब वो आईएएस बन जाएगा, प्रमोशन हो गया उसका, भारतीय प्रशासनिक सेवा का अधिकारी मतलब आरएस आईएएस बन जाएगा, प्रमोट हो गया तो वो सेंटर वाली जो प्रशासनिक सेवा है उसका सदस्य बन गया फिर वो। ठीक है, भारतीय प्रशासनिक सेवा के सदस्य भी नियुक्त हो सकते हैं। ठीक है, क्लियर होगी बात? ये हो गया यहां तक। अब हम बढ़ते हैं थोड़ा सा और आगे की ओर। यहां तक नोट हो गया सबका? बता दो मुझे, सभी बच्चों का नोट हो गया तो? अब बढ़ते हैं हम लोग आगे, थोड़ा सा जनरल फंक्शंस के बारे में बात करते हैं। यहां पे पीछे वाले पेज की जरूरत नहीं है हमें। अब जिला प्रशासन के स्तर पर जिला कलेक्टर पूरी तरह से नियंत्रण रखता है। ठीक है, जिला स्तरीय प्रशासन का प्रधान है ये व्यक्ति। ये क्या है? जिला प्रशासन स्तर का प्रधान होता है। जिला प्रशासन का प्रधान, जिला प्रशासन का पूर्णतया प्रधान है, बिल्कुल जिला प्रशासन का प्रधान पर्यवेक्षक है ये एक प्रकार से। कहीं भी पूरे जिले में किसी भी प्रकार का कोई भी ऑब्जर्वेशन, किसी भी प्रकार का कोई भी निरीक्षण, कुछ भी हो, हॉस्पिटल हो, कोई सरकारी डिपार्टमेंट हो, ये ऑब्जर्वेशन कर सकता है, उसकी निरीक्षण कर सकता है। वहां पे जिला प्रशासन का प्रधान तथा पर्यवेक्षक होता है। हो गया, बना दिया। उसके बाद में एक चीज और, एक प्रकार से अगर क्वेश्चन, ये एक क्वेश्चन भी एग्जाम में आया हुआ है, ये पोस्ट गौरव जो लिखा है इसका मैं आपको भी अर्थ समझाऊंगा। पोस्ट गौरव का एक्चुअली मीनिंग क्या है? मतलब यहां पर जिला स्तर पर जिला कलेक्टर जो है, क्वेश्चन ये है कि राज्य सरकार का आंख, कान और हाथ के रूप में कौन काम करता है? तो लिखना है जिला कलेक्टर राज्य सरकार के, जिला कलेक्टर राज्य सरकार के
आंख, आंख हो गया, कान हो गया, नाक नहीं, आंख हो गया, कान हो गया, हाथ हो गया, नाक नहीं, आंख, कान, हाथ के रूप में काम करता है, के रूप में कार्य करता है, के रूप में कार्य करता है, हो गया। अब यहां पर ये जो पोस्ट पूर्वक जो शब्द लिखा हुआ है ना, इसका मतलब क्या है? देखो, जिला स्तर पर प्रशासन का जो नियंत्रण है वो जिला कलेक्टर के हाथ में, और जो ये एक प्रकार से पोस्ट कोर्प संरचना के रूप में काम करता है। पोस्ट कोर्प का मतलब है कि यहां पे ये पोस्ट कोर्प जो आप देख रहे हो नाम, ये असल में एक शॉर्ट फॉर्म है, ये प्रशासन में काम में ली जाती है, लोक प्रशासन में आता है ये, कि कोई भी व्यवस्था, किसी भी सिस्टम को चलाने के लिए ये काम तो करना ही पड़ेगा, मतलब इनको तो, पोस्ट कोर्प को तो अपनाना ही अपनाना पड़ेगा, ठीक है। तो प्रशासनिक अधिकारी होने के नाते ये क्या करता है? सभी विभागों को नियंत्रित करता है, ठीक है। सभी विभागों का नियंत्रण है इस पर, इसका नियंत्रण है, ठीक है। तो सभी विभागों पर नियंत्रण, जिला स्तर पर सभी विभागों पर नियंत्रण, जिला स्तर पर सभी विभागों पर नियंत्रण, सभी विभागों पर नियंत्रण। अब ये व्यक्ति क्या करता है कि देखिए यहां पे पोस्ट कोर्प की मैं फुल फॉर्म लिख रहा हूं यहां पे, ठीक है। पोस्ट कोर्प का एक्चुअल में मीनिंग क्या है? तो पोस्ट का लिख रहे हैं प्लानिंग, पी से सबसे पहले पी आ गया, पी का लिख रहे हैं अपन मीनिंग प्लानिंग, प्लानिंग करना। प्लानिंग का मतलब है कि जिला स्तर पर कोई भी नियोजन करना, जिला स्तर पर किसी भी प्रकार की कोई प्लानिंग, ठीक है। जिला स्तर पर नियोजन, जिला स्तर पर नियोजन, हो गया नियोजन, कोई दिक्कत नहीं है। अब आ जाओ नेक्स्ट, प्लानिंग हो गया, पी हो गया, ये पी हो गया आपका, ठीक है, ये वाला पी, पी मैं रेड कर देता हूं पी को, जो हो गया उसको। पी के बाद में ओ आ जाओ, ओ के बाद में आ जाओ, ये इसकी पूछी जा सकती है भी फुल फॉर्म, ठीक है ना, बहुत सारी। ओ के बाद में था ऑर्गेनाइजिंग, सेवाओं को संगठित करना, संगठित रखना सेवाओं को, ऑर्गेनाइजिंग, और एक मिनट रुको भाई, नाई, ऑर्गेनाइजिंग ऐसे लिखते हैं ना, गड़बड़ हो गया होगा, जेड आएगा क्या, चलो कोई बात नहीं। ऑर्गेनाइजिंग लिखना है, सेवाओं को संगठित रखना, क्या करना? सेवाओं को संगठित रखना, सेवाओं को संगठित, साथ के साथ लिखते जाओ, सेवाओं को संगठित रखना, मतलब सेवाओं को संगठित रखना, जोड़ के रखना उनको आपस में। जिला स्तर पे कोई भी प्लानिंग हो रही है, किसी भी प्रकार की योजना परियोजना, जिला विकास अधिकारी के रूप में काम कर रहा है व्यक्ति। उसके बाद में आ जाओ नेक्स्ट, अगला आता है एस, ठीक है। तो ये हो गया, ओ हो गया, अब आ जाओ एस। एस का मतलब होता है स्टाफिंग, एस का मतलब क्या होता है? स्टाफिंग। स्टाफिंग का मतलब क्या हो गया? स्टाफिंग का मतलब हो गया कि कार्मिकों की व्यवस्था करना, कार्मिकों की व्यवस्था करना, कार्मिकों की, जहां कार्मिकों की ज्यादा जरूरत है वहां कार्मिकों की व्यवस्था करना, कार्मिकों की व्यवस्था, किसी विभाग के किसी जगह कम काम है तो दूसरी जगह उसकी व्यवस्था करना, जहां काम का लोड ज्यादा है वहां ज्यादा करना, कहीं पद खाली है तो पूरा ये जिम्मेदारी इस व्यक्ति की है, ठीक है। मतलब खुद एग्जाम तो नहीं करवाएगा आप जानते हो, लेकिन ये व्यक्ति जो है वहां पर व्यवस्था करेगा, जितनी है उसी व्यवस्था के अंदर। उसके बाद में आ जाओ डायरेक्टिंग, उसके बाद में आ जाओ आप डायरेक्टिंग, डी से हो गया डायरेक्टिंग, डायरेक्टर के रूप में काम कर रहा है व्यक्ति, डायरेक्टिंग हो गया। डायरेक्टिंग में आपका आ जाएगा इसमें क्या करना? सभी विभागों को निर्देश, सभी विभागों को निर्देश देना, सभी विभागों को निर्देश, यहां तक हो गया। अब बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट, अब आ जाओ डी हो गया, अब आ जाओ सीओ। अब सीओ का मतलब क्या है? कोऑर्डिनेटिंग, कोऑर्डिनेटिंग। तो नेक्स्ट लिखना है सीओ, सीओ लिखते हैं, सीओ का मतलब हो गया कोऑर्डिनेटिंग, कोऑर्डिनेटिंग। कोऑर्डिनेटिंग का मतलब है कि
विभिन्न विभागों के बीच में समन्वय बनाए रखना, विभिन्न विभागों के बीच में समन्वय, विभिन्न विभागों के बीच में तालमेल बनाए रखना, विभिन्न विभागों के बीच तालमेल, विभागों के बीच तालमेल मतलब दो विभागों के बीच में कोई विवाद हो गया, ठीक है, जैसे किसी हॉस्पिटल के ऊपर से लाइन जा रही है, कौन सी, बिजली की, हॉस्पिटल वालों ने कहा हटाओ इसको, बिजली विभाग वाले अड़ गए, बोले नहीं हटाएंगे, ठीक है, इस तरह का कोई मामला हो गया, मतलब विभागों के बीच में कोई विवाद हो गया, कुछ भी होगा, उनको कोऑर्डिनेशन बैठाए रखना उनका, ठीक है, जो भी दोषी है उसको सस्पेंड वगैरह करना। इसके बाद में आर आता है रिपोर्टिंग, पोस्ट कोर्म में आर हो जाएगा रिपोर्टिंग, रिपोर्ट करना, रिपोर्टिंग। रिपोर्टिंग की अगर हम बात करें तो यहां आता है कि जिला प्रशासन की रिपोर्ट भेजना, जिला प्रशासन की रिपोर्ट राज्य सरकार को, जिला प्रशासन की रिपोर्ट भेजना, राज्य सरकार को भी भेजता है और संभाग को भी, ठीक है, रिपोर्ट भेजना, दोनों को ही भेजेगा, अपने से ऊपर वाला जो भी स्तर है, ठीक है। और उसके बाद में आता है नेक्स्ट बी, बजटिंग, बी बजट, बजटिंग, बजटिंग का मतलब है कि प्रशासनिक गतिविधियों के लिए वित्त की व्यवस्था, प्रशासनिक कार्यों के लिए वित्त की व्यवस्था, सरकारी खर्चा प्रशासनिक गतिविधियों हेतु, प्रशासनिक गतिविधियों हेतु वित्त व्यवस्था। तो ये तो था इसका यहां पर इस रूप में भूमिका, ठीक है। अब जिला कलेक्टर की कुछ भूमिकाएं और आती है, कुछ रोल आते हैं बड़े बड़े, जिसके बारे में हम लोग बात करते हैं, एक एक रोल को उठाएंगे हम लोग, ठीक है। तो आप जहां लिख रहे हो वहीं लिखते रहो, ठीक है। हम लोग जो है, मैं इसको नए पेज से ले रहा हूं ताकि मुझे जगह पूरी मिल जाए यहां पे, ठीक है। आप जहां लिख रहे हो वैसे लिखते रहो। तो ये तो हो गया पोस्ट गौरव, पूरी संरचना होगी, ठीक है, पोस्ट गौरव हो गया पूरा का पूरा। ये था पोस्ट गौरव, POSD और CORB, ठीक है। तो ये लोक प्रशासन, मतलब किसी भी व्यवस्था को चलाने के लिए ये चाहिए, किसी भी व्यवस्था को चलाने के लिए पोस्ट गौरव करना ही करना पड़ेगा, किसी भी व्यवस्था को चलाने के लिए। तो ये प्रशासनिक स्तर पर पोस्ट गौरव की कभी फुल फॉर्म पूछ ली जाती है, तो ये ध्यान रखना भी थोड़ा सा आप। अब मैं नए पेज से चित्र बनाऊंगा, आपने पुराने पेज से रखना है, ठीक है। समझ में आ रहा है ना सबको? बहुत सिंपल है भी, बहुत आसान है, इतना कुछ भी नहीं है इनके अंदर, ठीक है। बस थोड़ा सा पढ़ने की जरूरत है और एक बार लिखने की जरूरत है। तो सबसे पहले अपन लोग इनके अलग अलग कामों की भूमिका की बात कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले आता है कि भूमिका जिला कलेक्टर के रूप में, जिला कलेक्टर के रूप में एक एक भूमिका को पढ़ेंगे अपन लोग, ठीक है। जिला कलेक्टर के रूप में, कि जिला कलेक्टर के रूप में क्या क्या काम है। उसके बाद में अगला आता है जिला दंड नायक। कौन सा? दंड नायक। चलो जिला दंड नायक लिखो भाई यहां पे, जिला दंड नायक, जिला दंड नायक के रूप में, के रूप में हो गया। अब आ जाओ नेक्स्ट अगला, एक आता है इसमें जिला विकास अधिकारी। ध्यान रखना, डीडीओ, डीडीओ होता है ना, डीडीओ डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट ऑफिसर, वो यही होता है। एक वीडियो होता है, एक बीडीओ होता है, एक डीडीओ होता है। तो डीडीओ यही है, जिला विकास अधिकारी, जिला विकास अधिकारी के रूप में। अगर पूछे ना कि जिला स्तर पर विकास अधिकारी कौन होता है, तो वो यही होता है, जिला विकास अधिकारी के रूप में। और इसको लंबा खींच लेते हैं यहां तक, इस लाइन को पूरा का पूरा।
एक हो गया आपदा निवारक अधिकारी के रूप में, ये भी ध्यान रखना, आपदा निवारक अधिकारी के रूप में। आपदा निवारक अधिकारी क्या हो गया? आपदा निवारक अधिकारी। इसमें भी ध्यान रखना, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, वीडियो में आया था। आपदा निवारक अधिकारी, ये भी मैं आपको बताऊंगा। आपदा निवारक अधिकारी के रूप में, आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का ये जो है इसका क्या होता है? अध्यक्ष होता है ये व्यक्ति, ठीक है। ये क्वेश्चन आया हुआ है, आपदा निवारक अधिकारी के रूप में। और क्या क्या होता है? एक आधा रोल और देख लेते हैं। कोऑर्डिनेटर तो होता ही होता है समन्वयक के रूप में, कोऑर्डिनेटर, समन्वयक, क्या बोलते हैं भी? समन्वयक बोलते हैं क्या? समन्वयक, मैं समन्वयक गलत बोल रहा हूं, के रूप में। और क्या बच गया भाई? जिले में जनगणना करवाता है, चुनाव करवाता है, निर्वाचन अधिकारी के रूप में। निर्वाचन अधिकारी, जनगणना, निर्वाचन अधिकारी होता है जिले का, निर्वाचन अधिकारी, जनगणना। जनगणना भी आएगा, ठीक है, जनगणना करवाता है। अब ये काम है रोल ऑफ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर इन वेरियस फॉर्म। समझ में आ गई बात? अलग अलग फॉर्म में इनके काम हो गए, ठीक है। अब यहां पर सबसे पहली बात जिला कलेक्टर के रूप में जो है इस व्यक्ति के काम आते हैं वो देखते हैं। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल एज ए कलेक्टर, आप जैसे लिख रहे हो वैसे लिखते रहो, ठीक है। ये जितने भी बीच में खाली स्लाइड बच रही है मैं उनको डिलीट कर दूंगा, वो ऑटोमेटिक डिलीट हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है। यहां पर फुल सुविधा है, कोई दिक्कत नहीं है। एज ए कलेक्टर के रूप में भूमिका की अगर हम बात करें तो इसका काम जो है सबसे पहले ब्रिटिश काल में भू राजस्व इकट्ठा करता था, ठीक है। आज भी काम है। तो आज इसके काम के रूप में अगर हम बात करें तो राजस्व दरों का निर्धारण करना, भू राजस्व दरों का निर्धारण करना, भू राजस्व दरों का निर्धारण। कभी जमीन नाम करवाना, आपको पता लगेगा, रसीद बनेगी, पैसा कटेगा, किसी के जमीन ट्रांसफर कराओगे किसी का नाम। हर जिले की जमीन अलग अलग होती है, हर जिले का चार्ज अलग अलग होता है, जमीन का टाइप अलग होता है, कोई पहाड़ी होती है, कोई खेती होती है, कोई बंजर होती है, कोई दोहरा होता है, कोई नहरी जमीन होती है। भू राजस्व दरों का निर्धारण करने की जिम्मेवारी और राजस्व को इकट्ठा करवाने की जिम्मेदारी। अब पहले तो क्या है कि राजस्व वैसे लगता था, अब आजकल तो क्या है कि सारी चीजें ऑनलाइन हो गई है, तो कलेक्टर का काम ही खत्म हो गया है। लेकिन फिर भी जो है राजस्व निर्धारित समय में इकट्ठा करवाना, राजस्व निर्धारित समय में इकट्ठा करवाना, निर्धारित समय में इकट्ठा करवाना। पहले कलेक्टर क्या करता था, उसको पटवारी को पैसा इकट्ठा करना पड़ता था वहां पे जो भी होता था, लेकिन आजकल पटवारी के हाथ में कुछ है ही नहीं, ठीक है। कृषि आयकर, सिंचाई शुल्क हो गया, नहरी शुल्क हो गया, ठीक है, बिक्री कर हो गया, अन्य किसी प्रकार का कोई भी टैक्स जो है उसको उगाने में कोई भी प्रशासनिक, कृषि आयकर, अगर कृषि पर आयकर लगता है तो कृषि आयकर, किसी भी प्रकार का कोई भी, किसी भी इंडिविजुअल टैक्स कट रहा है कोई भी किसी भी प्रकार का, सिंचाई शुल्क, सिंचाई शुल्क हो गया, नहरी शुल्क हो गया, सिंचाई शुल्क हो गया, नहरी शुल्क हो गया, कोई बिक्री कर हो गया, मतलब कोई फैक्ट्री है, किसी कोई सामान बेच रहा है, पता चले कि फर्जीवाड़े में बिल बना रहा है, माल ज़्यादा बेच रहा है, बिल कम बना रहा है भी मार्केट। आप मान लो आपके पास कोई फैक्ट्री है, आप कोई फैक्ट्री चला रहे हो, मान लो आप जो है साबुन बना रहे हो, ठीक है, आप क्या कर रहे हो, प्रोडक्शन कर रहे हो ज़्यादा, माल गाड़ी में डाला, आप बेचे जा रहे हो, ठीक है, बिलिंग आप कम कर रहे हो, मार्केट से जो पैसा आ रहा है उसमें फिर क्या हो रहा है, गड़बड़ हो रहा है। इसका मतलब
भाई माल बेचा ज्यादा जा रहा है लेकिन यहां पर दिखाया कम जा रहा है, तो कम दिखाया जा रहा है तो कम टैक्स देना पड़ेगा, तो बिक्री कर बोलते हैं उसको, ठीक है। बिक्री कर तथा अन्य करों को उगाने में प्रशासनिक निर्देश, अन्य करों को उगाहने में प्रशासनिक निर्देश। भी जितना माल निकल रहा है उतना ही तो बेचेगा व्यक्ति। अब बेच रहा है, कच्चा बिल बन रहा है, फिर बिल दिखाया नहीं उसमें, तो माल बिक गया, आपने ज़्यादा बना लिया, ज़्यादा साबुन बना ली, 10 क्विंटल साबुन बना के आपने मार्केट में बेच दी, आपने बिल दिखाया, आपने प्रोडक्शन दिखाया कि मैंने तो 1 कुंटल ही बनाया है, 9 का पैसा किधर जाएगा? 9 का पैसा हजम कर जाओगे, इधर उधर कर दोगे, उसको खर्चों में दिखा दोगे, कुछ और कर दोगे, तो वो एक प्रकार से क्या हो गया? चोरी होगी टैक्स की। अगर बिकेगा, ओरिजिनली सही तरीके से बिल बनेगा तो गवर्नमेंट को पैसा भी मिलेगा। तो उगाने में प्रशासनिक निर्देश देना, प्रशासनिक निर्देश देना। तो इस प्रकार से थोड़ा एग्जाम्पल से क्या समझ अच्छा आता है आप सभी को। उसके बाद में आगे आता है कि कोई भी अदालती फीस है, अदालत की जो भी फीस वगैरह होती है, आप जानती हो, कोई रेवेन्यू स्टाम्प वगैरह, ये सारी अदालती फीस, रेवेन्यू स्टाम्प, ठीक है, कोई भी सौदा हो, डीड हो, रेवेन्यू स्टाम्प हो गया, ठीक है, रेवेन्यू स्टाम्प हो गया, और किसी प्रकार की कोई डीड का मतलब होता है, तो दो लोग क्या करते हैं कि अगर कोई कारोबार शुरू करते हैं तो उनके बीच में एग्रीमेंट डीड बनती है, वो फिक्स एक इतने पैसे या उतने 500 रुपये 1000 रुपये के स्टाम्प पे क्या होती है? मान्य होती, नहीं तो वो फिर वो मान्य नहीं होती। तो इस प्रकार से उसको डीड बोलते हैं, डीड की बिक्री। पर नियंत्रण, बस इतना ही है इसमें तो। और अच्छा, एक और रह गया भी, हाँ, मादक पदार्थों पर, जो भी कोई भी मादक पदार्थ है, शराब, पेट्रोल, औषधि, सारी चीजें आ जाएगी इसमें। शराब हो गया, पेट्रोल हो गया, औषधि हो गई, शराब, पेट्रोल, औषधि, दवाइयाँ वगैरह सब आ जाएगा इसमें। दवाइयाँ, औषधि, वो हिंदी में औषधि लिख दिया, अंग्रेजी में दवाई हो गया, ठीक है, औषधि, दवाई। अन्य मादक पदार्थों पर आबकारी शुल्क, अन्य मादक पदार्थों पर आबकारी शुल्क, पदार्थों पर आबकारी शुल्क लगाना, ये सारा इसी के अंडर में आता है, आबकारी शुल्क। और इसके अलावा जो है, राजकोष की स्थिति पर नियंत्रण रखना, राजकोष की स्थिति पर नियंत्रण और राज्य सरकार को सूचना। राजकोष मतलब जिला स्तर की बात हो रही है यहां पे, राजकोष पर नियंत्रण व सरकार को सूचना। बस ये हो गया इसके बारे में कहानी, छोटी छोटी बातें मगर मोटी मोटी बातें। अच्छा, एक चीज और है, इसका ये निर्देशन किसका करता है? ये तो आप जानते हो, उपखंड अधिकारी, तहसीलदार, पटवारी, इनका निर्देशन करता है, ठीक है, वो इनकी मदद करते हैं, किसकी? जिला कलेक्टर। तो ये लिखाने की जरूरत नहीं, आप समझ रहे हो सब लोग। ये तो हो गया एज ए कलेक्टर के रूप में भूमिका। अब नेक्स्ट अगले पॉइंट पे बात करते हैं अपन लोग, एज ए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। नोट हो गया क्या सबका? किसी का रह गया क्या? बताओ भी मुझे। अगला आता है एज ए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के रूप में, तो यह है जिले में शांति सुरक्षा बनाए रखने की जिम्मेदारी। जिले में शांति सुरक्षा बनाए रखने की जिम्मेदारी, जिले में शांति सुरक्षा सद्भाव, शांति सुरक्षा सद्भाव बनाए रखना। और इसके अलावा जो भी पुलिस अधीक्षक है उसके माध्यम से कंट्रोल करना,
भी जो भी पुलिस अधीक्षक है, जो भी जिला स्तर पे पुलिस अधीक्षक के माध्यम से नियंत्रण, पुलिस अधीक्षक के माध्यम से पुलिस तंत्र पर नियंत्रण, पुलिस तंत्र पर नियंत्रण, आंख में दर्द होने लग गया भाई, मुझे लग रहा है क्लास जो है छोड़नी पड़ेगी, आंख में दर्द होने लग गया है बहुत जबरदस्त वाला। चलो ये करवा देता हूं, फिर जिला विकास अधिकारी के रूप में कल बात करेंगे अपन लोग, ठीक है। और क्या है, पुलिस थानों की रोज नामचे डायरिया वगैरह चेक करना, पुलिस थानों की रोज नामचे डायरिया वगैरह चेक करना पूरा अधिकार होता है, ठीक है। पुलिस रोज नामचे मतलब रोज नामचे, रोज क्या क्या दर्ज होता है किसी भी थाने में जाकर, रोज नामचे डायरिया, रोज नामचे डायरिया आदि का निरीक्षण, ठीक है, आदि का निरीक्षण करना। हथियारों के लाइसेंस जारी करना, हथियारों के लाइसेंस, हथियारों के लाइसेंस जारी करना। और क्या क्या काम है देखते रहो। उसके बाद में जिला जो पुलिस है उसे वार्षिक रिपोर्ट प्राप्त करके और गृह विभाग को कौन भेजेगा, जिला कलेक्टर भेजेगा। मतलब पुलिस विभाग से वार्षिक रिपोर्ट, पुलिस विभाग से वार्षिक रिपोर्ट प्राप्त करके गृह विभाग को भेजना। पुलिस विभाग की वार्षिक रिपोर्ट जो है वो किसको भेजी जाएगी, गृह मंत्रालय को। वार्षिक रिपोर्ट गृह मंत्रालय को भेजना, गृह मंत्रालय को भेजना। और विदेशियों के पार पत्र की जांच करना, विदेशियों के कोई जरूरत पड़ने पर विदेशियों के पार पत्र मतलब विदेशियों के पासपोर्ट, कोई मामला संगीन हो किसी भी प्रकार का, विदेशियों के पार पत्र की जांच करना। तो ये काम हो गए दंड नायक के रूप में, मजिस्ट्रेट के रूप में, ठीक है। ठीक है, क्लियर होगी बात। अब आगे हम लोग बात करेंगे जिला विकास अधिकारी के रूप में क्या क्या काम है। जिला एज ए डेवलपमेंट ऑफिसर, डेवलपमेंट ऑफिसर के रूप में रिपोर्ट वगैरह बनाएगा, आपदा निवारक अधिकारी करेंगे, फिर उसके बाद में हम करेंगे आगे। तो आज जो आंख में दर्द होने लगे आज इतना ही करेंगे भाई, ठीक है। बाकी अपन लोग कल करेंगे, ओके। तो अभी तक जितना हुआ है उसको सही मानते हुए पढ़ लेना है, बाकी अपन कल करेंगे। और चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर देना मेरे सभी प्यारे हमदम। ओके, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।